आज का अपना टॉपिक है संसद की विधायी प्रक्रिया। और संसद की विधायी प्रक्रिया में हम देखेंगे कि भाई विधेयक क्या होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाने के आधार पर या प्रोसेस के आधार पर। और जैसे कि साधारण विधेयक हुआ, वित्त विधेयक हुआ, धन विधेयक हुआ और संशोधन विधेयक हुआ। तो अब देखते हैं कि विधेयक किसे कहते हैं। तो विधेयक ऐसा प्रस्ताव या मसौदा होता है जो आगे चलकर कानून का रूप लेता है। अब हमने देखा कि प्रस्ताव या मसौदा होता है तो जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है दोनों सदनों में और उसमें पास हो जाता है, फिर उसे राष्ट्रपति पास करता है, और जब राष्ट्रपति पास करता है तो आगे चलकर कानून बन जाता है। अब विधेयक है जो लाने के आधार पर दो प्रकार का होता है कि भाई जैसा कि लाते हैं तो दो प्रकार से लाया जा सकता है। एक तो सरकारी विधेयक हो सकता है, एक गैर सरकारी विधेयक हो सकता है। सरकारी विधेयक की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाता है और विभाग के परामर्श के आधार पर लाया जाता है। मंत्री द्वारा विभाग के परामर्श पे लाया जाता है। इसमें सरकार की नीतियाँ होती हैं और ये 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाता है। प्राइवेट मेंबर कोई भी उसके साथ के सदस्य हैं वो इसे निर्मित करते हैं और ये सार्वजनिक मामलों पर लाया जाता है और इसके 30 दिन पहले इसका नोटिस देना आवश्यक है। अब गैर सरकारी विधेयक के पास होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। अब ये तो हो गई कि भाई विधेयक लाए जाते हैं, उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस अपनाई जाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके आधार पर विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन विधेयक। तो हम देखते हैं सबसे पहले साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जैसा कि नाम से दिख रहा है कि भाई ये साधारण बहुमत द्वारा पास होगा। साधारण बहुमत द्वारा पास होगा। इसमें टोटल 5 चरण, 5 फेज पाए जाते हैं। जैसे कि पहला फेज है कि इसमें पठन होगा, मतलब प्रथम पठन होगा, फिर द्वितीय पठन होगा, फिर तृतीय पठन होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा और फिर राष्ट्रपति इसको मंजूरी देगा। तो अभी प्रथम पठन में होता क्या है, प्रथम पठन में सिर्फ टॉपिक्स और रिगार्ड के बारे में बात करी जाएगी। द्वितीय पठन में हम देखें तो साधारण चर्चा होगी जिसमें उसके मेन टॉपिक्स को देखा जाएगा। फिर उसके बाद समिति अवस्था आती है जिसमें खंडवार अध्ययन किया जाएगा और फिर तीसरे में ये भेज देते हैं जनता के लिए कि भाई जनता का भी क्या विचार है इस विधेयक को लेकर। और तृतीय पठन में अगर देखें तो इसमें मत होता है कि भाई इसे स्वीकार करना है कि नहीं करना है। फिर जैसे ये दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन इसे स्वीकार कर सकता है, कोई संशोधन सजेस्ट कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है या फिर लंबित छोड़ सकता है कि भाई हम इसे बाद में देखेंगे। और फिर इसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी इसे स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकार डायरेक्ट नहीं करेगा, पुनर्विचार के लिए पहले भेजेगा। अगर वो दोबारा होता है तो पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद दोबारा भेजती है तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और तीसरा होता है कि भाई वो पॉकेट रख सकता है, पॉकेट वीटो रख सकता है। इसके बाद अगर ये सारी प्रोसेस से अगर कोई विधेयक गुजर जाता है तो अगर वो साधारण है तो वो पास हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 में दिया गया है संविधान के में। आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा एंड डेफिनेशन दी गई है और आर्टिकल 9 में इसकी प्रोसेस दी गई है कि भाई ये किस प्रक्रिया से पास होगा। तो अब आर्टिकल 110 में अगर इसकी परिभाषा देखें तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जितने भी टैक्स लिए जाते हैं। दूसरा आता है कि भाई कोई उधार लिया गया है या प्रत्यारोपित वित्तीय बाधा है उसे चुकाने में जो। तीसरा है संचित निधि द्वारा अभिरक्षित हो। चौथा है भारित व्यय हो। पांचवा है कि भाई कोई भी पब्लिक अकाउंट या इंडियन गवर्नमेंट की संचित निधि से उसमें परिवर्तन करना हो या फिर कोई धन निकालना हो, धन। और छठा है धन वियोग।
तो ये तो होते हैं धन विधेयक जिनको हम कहेंगे। और दूसरा, धन विधेयक किसे नहीं कहेंगे? कोई जुर्माना हो या अभिशास्ति हो या स्थानीय या प्राधिकारी द्वारा कोई टैक्स वसूल किया गया, ये धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब इसमें ये होता है भाई, इसे सर्टिफाई कौन करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है? तो ये सर्टिफाई लोकसभा का स्पीकर करता है। इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा पूर्व सिफारिश दी जाती है और उसके बाद ये लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है, ये आर्टिकल 109 में दी गई है, जिसमें बताया गया कि भाई ये लोकसभा द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, ये मतलब राज्यसभा द्वारा नहीं लाया जा सकता। और राज्यसभा द्वारा ये परिपोषित हो सकता है, यानी वो या तो संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है या ठीक वैसे ही जैसे वो प्रस्ताव आया वैसे पास करने के लिए वापस लोकसभा में भेज सकती है। अब लोकसभा के क्या अधिकार हैं? जब राज्यसभा वापस भेजती है तो या तो वो संशोधन को स्वीकार करके उसे पास कर देती है या संशोधन को अस्वीकार करके पास करती है। और यदि राज्यसभा वापस 14 दिन में नहीं लौटाती तो यह पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राष्ट्रपति की इसमें पूर्व सिफारिश चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। तीसरा आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में 3 श्रेणियां बांटी गई है। एक तो धन विधेयक हो गया, एक वित्त विधेयक फर्स्ट आता है श्रेणी, एक वित्त विधेयक सेकंड श्रेणी आती है। तो धन विधेयक जैसा कि हमने अभी देख लिया है, अब आगे चलते हैं वित्त विधेयक फर्स्ट की श्रेणी में क्या आता है। वित्त विधेयक की फर्स्ट की श्रेणी में भी धन विधेयक आता है। जो आर्टिकल 9 में जो प्रोसेस है, अगर उसके तहत हुआ तो वो धन विधेयक में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर उसे काउंट कर देगा। अन्य मामले आते हैं जो साधारण बहुमत से होते हैं, तो ये वित्त विधेयक की श्रेणी में जो वित्तीय मामले होते हैं अन्य, ये साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। दूसरा आता है वित्त विधेयक सेकंड। इसमें जो भारत की संचित निधि से जो भारित व्यय है, जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, इसमें प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश चाहिए। और प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश के बाद ये अगर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये वित्त विधेयक पारित हो जाता है। ये दोनों सदनों में लाया जाएगा और फिर दोनों सदनों में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश हो गई, ये बिल पास हो जाता है। चौथा आता है संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक की अगर बात करूं तो कोई भी अगर धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है और साधारण विधेयक है, वो संशोधन विधेयक कहलाएगा। संशोधन विधेयक साधारण बहुमत से होता है तो साधारण संशोधन विधेयक कहलाएगा। अगर वो विशेष बहुमत से होता है तो आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है वो संशोधन विधेयक